जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो टाइगर जिसे कि वो एग्जामिनर लाई थी उसने प्रेशर को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया था। अब इस प्रेशर को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता इसमें से लोग निकलते जाते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि एंड पे टैनजू और सिटी के कुछ यंग मास्टर ही यहाँ रह गए थे। सबको लगता है कि टैनजू भी अब सरवाइव नहीं कर पाएगा और सिटी के इन यंग मास्टर्स में से ही कोई न कोई इस गेम को जीत जाएगा। मगर ऐसा हकीकत में होता नहीं है, क्योंकि टैनजू अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और इसे आहिस्ता आहिस्ता सरवाइव करता रहता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ एग्जामिनर भी ये सब देखकर काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि इस प्रेशर को सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके बाद वो एग्जामिनर इस कंपटीशन का लास्ट स्टेज स्टार्ट करती है और वो टाइगर इस प्रेशर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस प्रेशर को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और वो यंग मास्टर्स जो थे उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मगर टैनजू अभी भी नहीं हार मानता। वो इस प्रेशर के खिलाफ अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाता है और वहाँ टाइगर भी इसकी वजह से एक कदम पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ सिटी के यंग मास्टर्स जो कि इस कंपटीशन में थे, उनके फादर भी उनके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टैनजू अभी तक वहाँ जिंदा कैसे है। अब क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था तो सिटी के यंग मास्टर्स अब इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर ये टाइगर ऐसा होने नहीं देता। इसके बाद टैनजू अपनी गिफ्टेड सोल पावर का यूज करता है और इस आइस फायर के अंदर सरवाइव करने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद ये कंपटीशन खत्म हो जाता है, जिसमें कि टैनजू और साथ में सिटी के 2 यंग मास्टर्स सरवाइव कर गए थे। लेकिन क्योंकि इन्हें लास्ट और फाइनल में सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए, तो अब इन सब के दरमियान भी दोबारा से कंपटीशन होगा, ताकि पता चल सके कि इनमें भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। इसके बाद सिटी का मेयर टैनजू के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा सामना मेरे बेटे से होगा, जिससे जीतना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले ही हार मान जाओ। मगर टैनजू इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो मुकाबले से पहले ही हार कैसे मान सकता है। इसके बाद ये मेयर दूसरे पार्टिसिपेंट के फादर के पास जाता है और उससे कहता है कि बेहतर है कि तुम अपने बेटे को इस गेम से बाहर निकाल दो। अब ये आदमी इसकी बात मान लेता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। इसके बाद वो एग्जामिनर जिसका नाम मंगेई है, वो मेयर को 3 स्ट्रिक्स देती है। अब ये मेयर बताता है कि इन स्ट्रिक्स के ऊपर 3 निशान लगे हुए हैं, 3 मार्क्स हैं, 1, 2 और 3। जिसके पास भी 1 और 2 मार्क आएगा, पहले तो वो एक दूसरे का सामना करेंगे। अब ये तीनों इसमें से एक स्टिक निकाल देते हैं। अब इसमें पहले 2 लड़कों के दरमियान 1 और 2 का स्टिक आता है, जबकि टैनजू को 3 स्टिक मिलता है। पहले वाले दोनों की फाइट होगी, मगर उसमें से वो लड़का जिसके बाप ने उसे लड़ने से मना कर दिया था, वो पहले ही हार मान जाता है और गेम से बाहर हो जाता है। अब एंड पे टैनजू और क्वान जी गेम में बच गया था और इसके बाद इन दोनों का आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्वान जी अपनी तलवार को निकाल लेता है टैनजू से लड़ने के लिए, मगर टैनजू की स्पिरिचुअल पावर पहले के गेम से कम हो गई थी, इसलिए वो अपना वेपन बाहर नहीं निकालता। ये देखकर क्वान जी टैनजू पर अटैक कर देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसके बाद टैनजू को किक मार के बाहर फेंक देता है। इस पर टैनजू भी खड़ा होता है और उससे कहता है कि मुझे मारने का सपना देखना बंद करो। और इसके बाद क्वान जी जैसे ही टैनजू पर अटैक करने के लिए आता है, तभी टैनजू अपनी गोल्डन आई पावर का यूज करता है, उसके अटैक को रोक देता है। इसी वजह से क्वान जी नीचे गिरने लगता है, मगर गिरने से पहले ही वो टैनजू को दोबारा से जख्मी कर देता है। अब क्योंकि टैनजू जख्मी हो गया था, तो क्वान जी आकर टैनजू के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, मगर टैनजू कहता है कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई भी मुझे मार नहीं सकता। और ये कहते ही टैनजू उसके ऊपर आइस फायर का अटैक कर देता है और क्वानजू इस अटैक को बर्दाश्त ना करते हुए वहीं पे मर जाता है। वहाँ मेयर अपने बेटे की मौत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा और परेशान हो गया था और उसने सोच लिया था कि वो इस मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद मंगेई टैनजू के पास आते हैं और सबके सामने टैनजू को होंगहू सेक्ट का नया मेंबर अनाउंस कर देती है और फिर मेयर को देख के कहती है क्योंकि ये एक मुकाबला था, इसलिए यहाँ पर कोई किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं है, इसलिए अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम टैनजू से अपने बेटे की मौत का बदला लो। यहाँ टैनजू जो बहुत ज्यादा जख्मी था, अब मंगेई उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। मगर टैनजू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद को मैं बेहतर कर लूंगा और मैं रेडी हूँ वाम्पू सेक्ट जाने के लिए। ये सुनने के बाद मंगेई अपने बर्ड को बुलाती है और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ मेयर अपने बेटे का बदला लेना चाहता है और वो अपने आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि ये न्यूज हमारे शहर में पहुंचा दो, यानी कि वाम्पू सेक्ट में। वहाँ मंगेई टैनजू को लेकर वाम्पू सेक्ट जा रही होती है और तभी रास्ते में टैनजू अपने पूरे जख्म को हील कर लेता है। ये देखकर मंगेई फिर से एक दफा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो टैनजू को सेक्ट का मैनुअल देती है और उससे कहती है ताकि तुम इस बारे में इन्फो ले सको, मैं इसलिए तुम्हें ये दे रही हूँ। तब टैनजू को पता चलता है कि वाम्पू सेक्ट कुछ माउंटेन्स के बीच में है और इसके रास्ते को सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। ये सेक्ट 4 गेट्स में बटा हुआ है।
हाँ, ये मंगेई टैंजू से पूछती है कि कंपटीशन के दौरान तो मुझे काफी उदास लग रही थी, इसकी क्या वजह है। तभी हमें प्लेबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर टैंजू अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, मगर क्योंकि उससे काम ज्यादा थे वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था। तभी वहाँ पे एक लड़की टैंजू से हेल्प लेने के लिए आई और उसने धोखे से उसकी वाइफ को चेन्स में लॉक कर दिया। इस सब के पीछे उस आदमी का हाथ था जिसने की टैंजू की सोल पावर को पिछले जन्म में निकाल लिया था। उसने आकर इसकी वाइफ को भी मार दिया। यही सब बातें थी जिसकी वजह से टैंजू काफी ज्यादा उदास था। अब ये दोनों सेक्ट में पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये इंसान महंगाई को पसंद करता है मगर महंगी उसे पसंद नहीं करती। अब ये आकर महंगाई से बातें करता है मगर महंगाई तो उसे पसंद नहीं करती और उसे इग्नोर करती है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो महंगाई पर एक पॉइजन का अटैक कर देता है। देखकर टैंजू को भी गुस्सा आ जाता है और वो इस इंसान को रोकने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल था और महंगाई ये बात जानती थी, इसलिए वो टैंजू से कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ और साथ ही साथ उस आदमी से भी कहती है कि तुम टैंजू को जाने दो। इस पर वो इंसान कहता है कि इस लड़के की फिक्र करना बंद करो और खुद की फिक्र करो, क्योंकि अगर मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर इस पॉइजन की मेडिसिन ना दी तो तुम मर जाओगी। और इसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद टैंजू उस आदमी से कहता है कि मुझे तो यहाँ से जाने दो, मैं इस सारे मसले में पढ़ना नहीं चाहता। वहाँ वो लड़की भी ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टैंजू उसकी हेल्प करेगा, मगर वो यहाँ से जाने की बात कर रहा है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। टैंजू तो ये सब जानबूझ के कर रहा था। वो उस आदमी को बातों में लगाकर फौरन से उस पर हमला कर देता है और मंगेई को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो बट से छलांग लगाता है और उसके पास वही लड़की थी, मगर खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। टैंजू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। मंगेई से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। और इसके बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें नीचे तालाब में फेंकने लगा हूँ, तुम्हें उस तालाब से कुछ देर के लिए बाहर नहीं आना, वरना ये इंसान तुम्हें दोबारा से ढूंढ लेगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें दोबारा से कोई नुकसान पहुंचाए। इसके बाद ये लड़की टैंजू से कहती है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, मुझे बचाते बचाते तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर टैंजू कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वो उस लड़की को तालाब में फेंक के खुद नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो दूसरा इंसान भी आ जाता है जिसने कि उस लड़की पर अटैक किया था। वो आकर देखता है कि टैंजू की बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है, मगर वो लड़की यहाँ पर कहीं नहीं है। अब ये इंसान समझता है कि वो लड़की मर गई है, उसे कोई न कोई जानवर खा गया होगा, और यहाँ टैंजू की बॉडी पर वो बहुत बड़ा पत्थर फेंककर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लड़की तालाब से बाहर आती है और आसपास टैंजू को ढूंढने लगती है, मगर उसे टैंजू कहीं नहीं मिलता। और उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है जिसके नीचे की टैंजू की लाश पड़ी थी। काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि टैंजू मर चुका है, उसे तो ऐसा ही लग रहा था और वो रोने लगती है। और अब उसने सोच लिया था कि वो इसकी मौत का बदला उस आदमी से जरूर लेगी, और फिर वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मंगेई जैसे ही पानी से बाहर आती है और वो देखती है तो टैंजू पत्थर के नीचे दबा होता है। उसे लगता है कि टैंजू तो मर चुका है और वो फिर रोते हुए वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी टैंजू जाग जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और उसके बाद उस पत्थर को अपने ऊपर से उठा लेता है। टैंजू पूरी तरह से जख्मी हो गया था और इसके बाद उस लड़की को बताता है। उस लड़की को बताता है कि इस इंसान को पता नहीं चला कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ, और मेरी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि मैं मर नहीं सकता। दूसरी तरफ वो लड़की इसकी बातें सुन रही थी और तभी बेहोश होने लगती है, क्योंकि उस इंसान की दी गई पॉइजन का उस पर असर होने लगा था। टैंजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गई थी कि इसे अभी के अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब टैंजू उसके ट्रीटमेंट की तैयारी स्टार्ट करता है और उसका सारा का सारा जहर उससे बाहर निकाल देता है। जब ये लड़की होश में आती है तो टैंजू का थैंक्स कहती है और उसे उस आदमी के बारे में बताने लगती है जिसने कि उस पर जहर छोड़ा था। वो बताती है कि उस इंसान के फादर 20 डिवीजन के एल्डर हैं और वो खुद ड्रैगन लिस्ट में 10वीं रैंक पे आता है। वो टैंजू से कहती है कि तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा वो इसे बताती है कि क्योंकि तुमने कॉन्जी को मारा है और उसका कजन है, वो उसका बदला जरूर लेगा, तुम्हें उससे भी बचना होगा। वो जरूर अपने कजन का बदला लेने के लिए तुम पर अटैक करेगा और तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। टैंजू उससे पूछता है कि अभी अभी तुमने मुझे बताया वो इंसान ड्रैगन लिस्ट के 10वें लेवल पर है, इसका क्या मतलब है? तो वो उसे बताती है कि 10वें लेवल पर होने का मतलब कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद वो दोनों वहीं पे रात गुजारने का सोचते हैं, जहाँ पर टैंजू ने मछली पकाई होती है और उस लड़की से खाने का कहता है। इससे उसे अपनी मदर की याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टैंजू उसे हौसला देता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लड़की जा रही होती है तो उसका पाँव काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो चल नहीं पा रही होती। इसके बाद टैंजू उसकी हेल्प करता है और वो दोनों बर्ड पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं सेक्ट की तरफ। रास्ते में ये लड़की टैंजू से पूछती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड एक आम इंसान से इतनी ज्यादा क्यों है? तो ये उसे बताता है कि मेरा कल्टीवेशन मेथड बाकियों से अलग है और ये मेथड सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास भी नहीं है और इसे मैं ही कर सकता हूँ। कुछ ही टाइम के बाद ये लोग सेक्ट में पहुँच जाते हैं। इसके बाद मंगेई टैंजू से कहती है कि मुझे डीकन के पास जाना है क्योंकि वहाँ से उसे कुछ चीजें लेनी थी। उसे वहाँ से टैंजू का आइडेंटिटी टोकन जनरेट करवा
करवाना था और जाकर वो डीकन को टैंजू के बारे में सारी बातें बताती है। डीकन इस आइडेंटिटी टोकन से टैंजू की लाइफ और डेथ के बारे में जान सकता था। टैंजू इस डीकन की मदद से इस सेक्ट का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। इसके बाद डीकन इन दोनों को हार्मफुल सेक्ट के अंदर भेज देता है। में जाने के बाद ये लड़की टैंजू को सेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि इसमें कितने गेट हैं। इसके बाद टैंजू इस लड़की को लेकर उसके रूम में जाता है। वहाँ एक आदमी जिसने कि इन दोनों को साथ देखा था, वो उस इंसान को जाके ये खबर देना चाहता था जिसने कि पहले इस लड़की को पॉइजन का असर दिया था। वहीं टैंजू की मुलाकात उस लड़की की सिस्टर से भी होती है जो कि उसके साथ रहती है। लड़की टैंजू से कहती है कि उस इंसान को हमारे यहाँ आने का बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा। और मेंगई टैंजू को उस टेम्पल के बारे में भी बताती है जहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग ले सकता है, मगर वो उसे बताती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर हाई लेवल ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए तुम्हें स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए टैंजू को फायर पाउडर भी चाहिए था और वो उस लड़की से कहता है कि फायर पाउडर की शॉप कहाँ है। इसके लिए वो लड़की उसे बताती है कि फायर पाउडर लेने के लिए तुम्हारा इनर गेट का मेंबर होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तुम आउटर गेट के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें फायर पाउडर नहीं मिल सकता। अब टैंजू वहाँ से जाने लगता है तो मेंगई उसे बताती है कि कुछ टाइम के बाद आउटर गेट के एल्डर्स एक खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसे सब स्टूडेंट्स का अटेंड करना बहुत जरूरी है और तुम भी वहाँ जरूर आना। टैंजू जानता है कि यहाँ पर बहुत से लोग उसके दुश्मन भी हैं, इसलिए वो सोच रहा था कि वो कहीं पे छुप कर ही कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाए। इसके लिए वो एक सीक्रेट विल की जगह पर आ जाता है, मगर वहाँ खड़ा एक सीनियर इसको अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ पर कल्टीवेशन ट्राई नहीं कर सकते। मगर टैंजू उसकी बात नहीं मानता और उसे एक स्पिरिट स्टोन देकर इसके अंदर जाने लगता है। अब तभी वो अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है और टैंजू ये बात समझ जाता है कि ये लोग उसके स्पिरिट स्टोन को लूटना चाहते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें सबक जरूर सिखाएगा। अब टैंजू जैसे ही अंदर जाता है तो वो सब लोग उसके सामने आकर उससे स्पिरिट स्टोन मांगने लगते हैं। जैसा कि टैंजू ने सोचा था वैसा ही होता है। अब टैंजू इन लोगों से डरता नहीं है और तभी उनमें से एक इंसान टैंजू को उसे मारने की धमकी देता है कि अगर तुमने हमने ना दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। वो एक इंसान को टैंजू को मारने के लिए भेजता है, मगर टैंजू इतना पावरफुल था कि वो एक ही अटैक से उस इंसान को दूर फेंक देता है। ये देखकर वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और अब वो 3 लोगों को टैंजू पर अटैक करने के लिए भेजता है, मगर टैंजू अपने अटैक से इन तीनों को भी वहाँ पे मार देता है। इस पर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो खुद टैंजू का सामना करने लगता है, मगर टैंजू इसके हर अटैक का करारा जवाब देता है। वो टैंजू पर 3 तलवारों का इस्तेमाल करता है, मगर टैंजू अपनी स्पीड का यूज करते हुए इन सभी तलवारों से बचता जाता है। इसके बाद टैंजू अपनी बिजली वाली रफ्तार का यूज करता है और इससे लड़ने लगता है। ये इंसान काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। टैंजू भी उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है, मगर वो अपने सामने एक और आदमी को खड़ा कर देता है और खुद बच जाता है टैंजू के अटैक से। इसके बाद भी टैंजू उसका पीछा जारी रखता है और उसे मारने लगता है, तो वो कहता है कि मैं सीनियर लिंगजू का ब्रदर हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इनर गेट के चीफ एल्डर का ग्रैंडसन है। मगर टैंजू को इसकी बातों का कोई असर नहीं होता और ना ही वो इन बातों से डरता है और वो उसे वहीं पे मार देता है। अब जब ये आदमी मर जाता है तो उसके आदमी जाते हैं लिंगजू के पास और उसे सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से टैंजू ने उसे मार दिया। इस पर लिंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक आदमी को टैंजू को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने कि उस लड़की को पॉइजन दी थी, उसके पास भी एक आदमी ये न्यूज लेकर आ गया था कि टैंजू जिंदा है और उन्होंने उसे उस लड़की के साथ देखा है। ये सुनकर इसे काफी ज्यादा हैरानगी होती है क्योंकि उसने तो टैंजू को मरा हुआ देखा था, वो जिंदा कैसे हो सकता है। ये सुनकर ये इंसान अब दोबारा से टैंजू को मारने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि टैंजू उस लड़की के साथ है जिसे कि वो पसंद करता है। तभी उसका आदमी कहता है कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, टैंजू को हम खुद पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हमें मेंगई को दिखाया जाता है जो कि टैंजू के लिए परेशान है कि वो इस वक्त कहाँ होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। अब उस पॉइजन वाले के आदमी टैंजू को ढूंढ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी हमें टैंजू को दिखाया जाता है जो कि अब अपने कल्टीवेशन लेवल में आगे हो गया है। पहले वो स्पिरिट फीटल के 7th लेवल पे था और अब वो 8th लेवल पे पहुंच गया है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अगर वो 9th लेवल पे पहुंच जाता है तो अब लिंगजू को हराना उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद टैंजू को याद आता है कि उसे मेंगई ने बताया था सेक्ट के आउटर गेट के एल्डर ने कोई अनाउंसमेंट करनी है और इसके लिए वो जाने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने इर्द गिर्द कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।